बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। वेलकम बैक। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो, एक फेस्टिवल हुआ था आपके कंट्री में और उस फेस्टिवल का रिजल्ट आया है अभी कुछ टाइम पहले। चैट दिख रहा है गौतम? चैट दिख रहा है, चैट विंडो छोटा कर दिया गया है। चलो 2-3 क्वेश्चन ही तो आपको पूछने हैं। चलो मैं एक बार बोल दूंगा कि चैट विंडो जो है छोटा हो गया। तो हाँ भाई, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आपका जो एनटीए का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, उन्होंने एक बात तो क्लियर साफ साफ बोली है, मतलब रिजल्ट से बताई है, और बालकों ने भी बता दी है कि ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट द सोल्यूशन, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट द सोल्यूशन। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको मतलब मैं जानता हूँ, जो कि पर्सनली टच में थे थ्रू आउट द लॉकडाउन, और वो फरवरी से ही चिल्ला रहे थे सर अपने को बहुत मतलब आता है। कुछ तो पिछले साल जब एडमिशन लिया था तभी से चिल्ला रहे थे कि मेरे को तो बहुत सर एकदम मतलब आता ही है, ठीक है, ये तो बस ऐसे टाइम पास के लिए एडमिशन ले लिया है, बट आता अपने को सब है। तो इस रिजल्ट से ये साफ साफ आपको एक चीज बोली गई है कि अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, और ये जनरली ना, ये जो है ये भर भर के बिहार और झारखंड के बच्चों में मिलता है। ठीक है, खास बात, सिम्पटम बता रहा हूं तुम्हें मैं। ये जो सिम्पटम है ना, ये बिहार और झारखंड के बालकों में मिलता है। बाकी ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनको हमेशा लगता है कि अपने पास कुछ कम है और सुनना चाहिए, ठीक है, दे बिलीव इन लिसनिंग। बट यहां के बालकों की खास बात है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अपने को सब कुछ आता है, ठीक है, एंड वहीं पर गेम पलट जाता है। ठीक है, यही के बच्चे, बिहार और झारखंड के ही बच्चे अगर कोटा या दिल्ली चले जाएं तो ये फैक्टर हटा दिया जाता है वहां पर। ठीक है, कैसे हटाया जाता है? क्योंकि टीचर वहां पर जो है वो भयानक पढ़ाते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने दिया जाता है कि आप पढ़ाओ। यहां तो एनसीईआरटी के ऊपर जाने लगो तो बच्चे ही टोक देते हैं कि नहीं सर ये तो एनसीईआरटी के बाहर का है। तो ये जो है ना, ये है ओवर कॉन्फिडेंस का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आप टीचर को ही जज करने लगते हैं कि अरे यार ये तो ज्यादा ही पढ़ा रहा है, ठीक है, जबकि वो जो ज्यादा पढ़ाना है उसका लॉजिक होता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। और जब तक स्टूडेंट को ये नहीं लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है, और उसको लगेगा अगर मेरा 15 दिन का, तुम्हें भी कुछ बच्चे हैं मतलब महीने भर का सिलेबस जो है क्लास छूट गया, उसके बाद फिर 2 दिन के अंदर आके बोलते हैं कि सर हमने वो कंप्लीट कर लिया। अरे यार 1 महीने का कंटेंट था, 2 दिन में कैसे कंप्लीट करोगे? इलॉजिकल, मतलब कि अनएक्सेप्टेबल ट्रुथ जो कि आप बताते हो, मैं भी सुन लेता हूं कि लगता है कि चलो बच्चे हैं क्या ही बोला जाए, ठीक है, तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर रहता है इसलिए ज्यादा बोला नहीं जाता। बट बिलीव मी, ठीक है, थोड़ा सा ना ये हटा दीजिए ये फैक्टर। अगर आप चाहते हो कि सिंगल डिजिट या डबल डिजिट, है ना, 3 डिजिट में भी लेकर आओ तो वो भी एक बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, सिंगल डिजिट का क्या ही उम्मीद किया जाए, क्योंकि सिंगल डिजिट में तो आदमी बिल्कुल एकदम आंखें ऐसे खुली होनी चाहिए लर्नर की तरह, मतलब कि बताओ सर
क्या बताओगे, सब सुनेंगे, ठीक है। तो वो एटीट्यूड जब तक नहीं आएगा तब तक यहां पर आ जाएंगे सेम यहीं के बच्चे हैं, कोटा, ये दिल्ली और कोटा में कहीं और के बच्चे नहीं है, यहीं झारखंड बिहार के ही बच्चे वहां जाते हैं और वहां पर 1 2 3 ऐसे करके चले आते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज समझिए कि अब जो कंपटीशन है वो 720 पर चल रहा है, ठीक है। 720 के 2 बच्चे हैं, 720 के 2 बच्चे, आपने रिजल्ट देखा होगा तो आप समझ रहे हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए कुछ रूम बचा नहीं है, तो इसको जो है ना जितनी जल्दी खत्म कर दोगे उतनी जल्दी बहुत अच्छे से चीजों को सीखोगे, ठीक है। और सबकी कॉपी में खास बात यह है कि जो पेपर था इस बार का, वो मेरे को लगता है कि ऑल ओवर इंडिया सारे बच्चों की कॉपी में कंटेंट रहा होगा, ठीक है। सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इस बार का नीट एनटीए का जो पेपर था ना, वो ऐसा था कि ऑल ओवर इंडिया सारे बच्चों की कॉपी में रहा होगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन से पहले कुछ बच्चे इसमें आ गए कि अपना कंप्लीट है, अपना कंप्लीट जैसे ही बोला ना तुमने, बस खत्म हो गए वहीं पे। तो इस बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मैं पर्सनली जानता हूं जो बर्बाद हुए हैं ये बोल के कि सर सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक का मतलब है तुम ओवर कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर तो चाहता ही था कि तुम उस जगह पे गलती करो और तुमने की, मतलब तुमने एग्जामिनर की बात मानी है, तुमने अवॉइड करने की कोशिश नहीं करी। तो ये चीज जो है आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। इस प्रोसेस को जितनी जल्दी आप समझ जाइएगा उतना जल्दी आपको, उतना कम तकलीफ होगा आपको, उतना कम फ्रस्ट्रेशन होगा, उतनी आपकी एनर्जी बचेगी, है ना। जवानी जवानी में कॉलेज पहुंच जाओगे नहीं तो बुढ़ापे में कॉलेज पहुंच के भी कुछ उखड़ेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि बुढ़ापे में ना 25 साल की उम्र में अगर तुम कॉलेज पहुंचते हो तो फिर दिक्कत ही है। तो जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंच जाइए। अभी देखो पेपर आसान आ रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में पेपर जो है डिफिकल्ट कर दिए जाएं, क्योंकि अब 720 में अगर 2 बच्चे आ गए तो ये पॉइंट आउट हो रहा है एग्जामिनिंग बॉडी पर भी कि भैया तुम क्या पेपर बना रहे हो। तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय में 1-2 सालों में पेपर जो है डिफिकल्ट होने के चांसेस हैं, तो उससे पहले वो डिफिकल्ट करे, इसी फेज में आप जो है कॉलेज पहुंच जाओ तो आपको भी अच्छा रहेगा, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। पीजीआर पढ़ रहे थे हम लोग, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स देखिए, सबसे पहले अगर बात करें क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस, ठीक है, क्वांटिटेटिव कंपैरिजंस की बात कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ, यहां पर हम लोग क्या मेजर करने वाले हैं, क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ। क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ, कितना ग्रोथ हुआ, है ना। मान लेते हैं कि पहले इस ऑर्गन का साइज था 5 सेंटीमीटर, तो फिर ग्रोथ होने के बाद लेट सपोज 10 सेंटीमीटर हो गया, तो कितने का ग्रोथ हुआ, 5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो गया। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी वाइज हम लोग मेजर कर रहे हैं कि वहां पर ग्रोथ कितना है, ठीक है। तो 2 तरीके से हम लोग क्वांटिटी जो है, ग्रोथ की क्वांटिटी जो है, मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको मेजर करने के लिए हम 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। एक है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। देखो यहां पर एब्सोल्यूट का मतलब ही है एक्चुअल। एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, एक्चुअल ग्रोथ कितना है, और रिलेटिव मतलब क्या हो गया कि वहां पर तुम रिलेट कर रहे हो कि पहले का ग्रोथ कितना था और अब ग्रोथ जो हुआ है, जो इनिशियल ग्रोथ और फाइनल ग्रोथ जो हम लोग देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द इनिशियल ग्रोथ। तो एक एक करके देख लेते हैं इसको, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो यहां पर इसको कैसे निकालेंगे, पहले एब्सोल्यूट ग्रोथ बता देता हूं तुम्हें, एब्सोल्यूट ग्रोथ बता देता हूं। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब हो गया फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज, ठीक है। और एक वर्ड हो गया एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ग्रोथ रेट अगर बोल दिया जाए, रेट तो मतलब ये आपको विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बताना है। तो फाइनल साइज
माइनस इनिशियल साइज, ठीक है, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। तो ये यहां पर दो चीजें हैं कि आप बता सकते हो कि एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और रिलेटिव एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। एग्जैक्टली रिलेटिव ग्रोथ रेट की अगर बात करें तो यहां पर भी दो टर्म्स मैं यूज करूंगा। रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज, इनिशियल साइज बाई इनिशियल साइज, ठीक है। ये तो हो गया रिलेटिव ग्रोथ, ठीक। दूसरा रिलेटिव ग्रोथ रेट, फाइनल साइज माइनस इनिशियल साइज बाई इनिशियल साइज, पर यूनिट टाइम, है ना। यानी यहां पर आप रिलेट कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, कि कितना ग्रोथ हुआ है ना। ये जो फाइनल माइनस इनिशियल, इससे हमें क्या पता चल रहा है, एब्सोल्यूट ग्रोथ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ बाय इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहां कंपेयर कर रहे हैं कि इनिशियल के हिसाब से कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपके पिछले बार मार्क्स थे 550, ठीक है, फॉर एग्जांपल 550 मार्क्स थे नीट में, ठीक। और इस बार जो है वो 650 हैं। तो यानी ग्रोथ कितने का किया, 100 मार्क्स का किया है, ठीक है। और अगर हम लोग रिलेटिव की बात करें तो क्या करेंगे, 650 मार्क्स माइनस 550 मार्क्स बाई 550 मार्क्स। तो ये हमें क्या बताएगा, रिलेटिव ग्रोथ बता देगा हमें। और अगर हम लोग रेट वर्ड लगा देंगे तो यानी 1 साल के अंदर तुमने ये ग्रोथ किया है। तो ये चीज आप समझ रहे हो कि यहां पर क्या कंडीशन है रिलेटिव ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में। अच्छा, एक और चीज यहां पर थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये आपको मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिखा रहा हूं। मान लो कि एक छोटा पत्ता था, ठीक है, एक छोटा पत्ता था, है ना। और फिर यही पत्ता बड़ा हो गया, ठीक है। ये हो गया यंग लीफ और ये हो गया मैच्योर लीफ, ठीक है। ये हो गया यंग लीफ और वो हो गया मैच्योर लीफ। तो अगर यहां पर मान लेते हैं कि यंग लीफ, एग्जैक्टली सेम चीज ले रहे हैं हम लोग। यहां पर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन था, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर ले लेते हैं तो इसका मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ निकालें, और ये जो ग्रोथ हुआ है ना 1 वीक में हुआ है, लेट्स सपोज 1 हफ्ते के अंदर ये ग्रोथ हुआ है। और अब यहां पर हम अगर ग्रोथ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। यानी कितना हो गया, 50 माइनस 5, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट चल रहा है पर वीक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये ग्रोथ हुआ। अब
मान लो कि यहां पर एक और कंडीशन लेते हैं, एक पत्ता लिया है, ये हो गया केस 1, ये हो गया केस 2। ये जो पत्ता लिया है, लेट सपोज कि ये भी बड़ा हो रहा है, यहां पर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का था और ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। तो यहां अगर ग्रोथ हम देखते हैं दूसरे वाले केस में, ये हो गया केस 1 का और ये हो गया केस 2 का, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अगर करते हैं तो यहां पर कितना आ जाता है, 50 माइनस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक। एक हफ्ते के अंदर इतना ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी ये डिपेंड करता है इनिशियल साइज पर, ठीक है, और फाइनल साइज पर। बस एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है वो फाइनल और इनिशियल साइज पर डिपेंड करता है। आपको सिर्फ फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है एंड यू विल गेट द एब्सोल्यूट ग्रोथ। और रेट आपको खुद ही बताया जाएगा कि इतने दिन में, एक वीक में, एक दिन में, एक साल के अंदर ये चीज आपको बताई जाएगी ऑलरेडी। अगर हम लोग रिलेटिव ग्रोथ रेट की बात करें तो यहां पर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, मान लो केस 1 की बात कर रहे हैं अगर, तो वहां पर 50 माइनस 5 बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, लगभग 45 बाई 5 नहीं 45, 9 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर तो अब नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पर जो है आपका इसको परसेंटेज के टर्म्स में निकालने से ज्यादा बेटर आपको चीजें दिखाई देती हैं। परसेंटेज में अगर हम लोग निकाल लें तो मान लो इसको 100% के टर्म्स में निकालें तो यहां पर आपका आ जाएगा 45 बाई 5 इंटू 100, ठीक है। तो यहां पर आपका जो ग्रोथ हो रहा है लगता है एनसीईआरटी वाले डेटा से थोड़ा सा अलग हो गए हम लोग, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, डेटा कोई भी आप रख लो, है ना। बाद में एक वैल्यू बड़ी होगी, एक वैल्यू छोटी होगी, बस इतना आपको कंडीशन रखना है, ठीक है। और यहां पर आपका जो ग्रोथ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 900%। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, वैल्यू जरूरी नहीं है कि सेम एनसीईआरटी के दिए जाए, ठीक है। मैंने आपको वो लीफ वाला एक आप देखोगे एनसीईआरटी में तो रहेगा। तो यहां पर वैल्यूज ध्यान रखना चेंज की जा सकती हैं, बस आपको ये पता ही रहेगा कि जो ग्रोथ होगा वो वैल्यू ग्रोथ के बाद, फाइनल ग्रोथ के बाद ज्यादा होगा और वैल्यू जो है पहले कम रहेगा, बस आपको इनिशियल वैल्यू से कम कर देना। तो यहां पर 900% जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है भाई। पहले पत्ता 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था और बाद में 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यही समझ रहे हो कि यहां पर कितने टाइम्स, यहां पर 9 गुना ग्रोथ हुआ है, ठीक। अगर दूसरे वाले केस की बात करें, जैसे ये वाला सेकेंड केस है, तो यहां पर वही एग्जैक्टली 50 माइनस 10, ठीक है, 50 माइनस 10 यहां पर 40 सेंटीमीटर और फिर 10 इंटू 100 आपका आ जाएगा। तो यहां पर कितना परसेंट ग्रोथ हो रहा है, 400% ग्रोथ पर वीक, ठीक है, 900% ग्रोथ पर वीक, ठीक है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ सिर्फ आपको यह करता है कि कितना ग्रोथ हुआ आपका, और यहां पर ये जो है आपका क्या बताता है कि कितने प्रतिशत वहां पर ग्रोथ हो रहा है। आप यहां से निकाल सकते हो कितने टाइम्स ग्रोथ हुआ है या फिर कितना परसेंटेज वाइज जो है यहां पर कितना ग्रोथ शो कर रहा है। तो आप समझ रहे हो कि यहां से हमें पता चल सकता है चीजों के बारे में, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन, देखो ये जो चीज है ये आप एनाटॉमी में सीखोगे अभी, जो है मेरे ख्याल से तुम में से कोई एक कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एनाटॉमी जो है नहीं पढ़ा है, कुछ ने पढ़ा है कुछ ने नहीं पढ़ा है। तो एनाटॉमी की क्लास जो है आपकी आज से स्टार्ट होगी, ठीक है।
पता ही होगा आपको। तो यहां पर एनाटॉमी में जब आप पढ़ोगे तो डिफरेंशिएशन आपको समझाया जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब एक बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि मान लो कि कोई प्राइमरी मेरिस्टेम है, ठीक है ना, यानी मेरिस्टेम फॉर्म्ड ड्यूरिंग इनिशियल ग्रोथ। जब प्लांट एकदम स्टार्टिंग में सीड लेवल से जब थोड़ा बड़ा हो रहा है, प्लांटलेट बन रहा है, तो उस टाइम पर जो मेरिस्टेम्स बनते हैं उन मेरिस्टेम्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम, है ना। स्टार्टिंग स्टेज में जो मेरिस्टेम्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम्स। और फिर यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम्स की अगर बात की जाए तो ये जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइड, एक तो चांस है कि ये डिवाइड करेगा, ठीक है, और एक चांस है कि ये डिवाइड करना बंद कर दे, ठीक है। ये क्या कर जाए? ये यहां पर डिवाइड करना बंद कर दे, स्टॉप डिवाइडिंग। अब देखो, एक जो सेल होता है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल, ये दो काम करेगा, या तो ये डिवाइड करता रहेगा, ठीक है, या फिर ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो दो ही काम हो सकते हैं। अगर तुम डिवाइड करना चाहते हो तो तुम स्पेशलाइज नहीं हो सकते, ठीक है, और अगर तुम स्पेशलाइज होना चाहते हो तो तुम डिवाइड नहीं कर सकते। तो यू हैव टू चूज आइदर ऑफ द ऑप्शन, दोनों काम नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो या तो तुम डिवाइड कर लो, क्योंकि देखो याद करो, मेरिस्टेम के अंदर कोई भी चीज डेवलप्ड नहीं होती, यानी गोल्गी बॉडी लेस डेवलप्ड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप्ड, वैक्यूल आइदर एब्सेंट और स्मॉल, है ना। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया लेस डेवलप्ड, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं आपके मेरिस्टेम के अंदर जो हैं वो लेस डेवलप्ड होते हैं। और लेस डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स आपको सिर्फ जिंदा रख सकते हैं, आपके लिए थोड़ी बहुत एनर्जी बना सकते हैं, और उस एनर्जी को यूज करके तुम डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक दो तरह के सेल्स होते हैं, एक डिवाइडिंग सेल्स और एक नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं प्राइमरी मेरिस्टेम में, अगर वो डिवाइड करना बंद कर दें, ठीक है, अगर डिवाइड करना बंद कर दें वो लोग, तो उसको आप क्या बोलोगे कि ये डिफरेंशिएट कर गए। हमें क्या मिलेगा? एक डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल। तो एक तो ये स्टॉप डिवाइडेड, ठीक है, और दूसरा स्पेशलाइजेशन, ठीक। तो यहां पर डिफरेंशिएटेड बन गया। अब ये एक स्पेशलाइज्ड नॉन डिवाइडिंग सेल है, ठीक है। एक ऐसा सेल जो डिवाइड नहीं कर सकता, बट इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शन। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, फॉर एग्जांपल खाने को स्टोर करने लगेगा, फॉर एग्जांपल वहां पर कलर प्रोवाइड करेगा उस टिश्यू को या उस ऑर्गन को, ठीक है। तो यहां पर ये जो है, ये जो सेल है, ये एक पर्टिकुलर काम करने लगेगा और वो डिवाइड करना बंद कर देगा। तो यही चीज यहां पर आपको बताई है डिफरेंशिएशन के अंदर, कि यहां पर एक क्वालिटेटिव स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। किन किन चीजों में? साइज, है ना, साइज बढ़ जाएगा। मेरिस्टेमेटिक सेल से जनरली बड़े होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। इनकी बायोकेमिस्ट्री इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यहां पर बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? डेवलप हो जाएंगे। सब लोग ER, गोल्गी, वैक्यूल, है ना, पिगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है ये इंप्रूव हो जाएगी। स्ट्रक्चर और फंक्शन, है ना, मान लो कि एक मेरिस्टेमेटिक सेल था, एक मेरिस्टेम सेल था, और ये जो सेल है इसने क्या किया? इसने ये पहले कन्वर्ट हुआ पैरेन्काइमा सेल में, ठीक है। यहां पर क्या हुआ? डिफरेंशिएशन। और जब ये पैरेन्काइमा बना उसके बाद इसको रियलाइज हुआ कि मुझे पानी का कंडक्शन करना है,
मुझे वाटर कंडक्ट करना है, तो वाटर कंडक्ट करने के लिए ये जो सेल है इसको ट्यूब जैसा अपीयरेंस बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया? वेसल एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सेल। ठीक है, तो यहां पर एक यूनिट जो है वेसल, वेसल पूरा का पूरा ट्यूब होता है, बट उसका एक सेल जो होता है वो क्या होता है? वेसल एलिमेंट। तो ये जो मेरिस्टेम से क्या बना? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा से क्या बन गया? वेसल एलिमेंट। तो ये जो हुआ है ये क्या हुआ है? डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, और ऑब्वियस सी बात है कि यहां से यहां तक हमने जो साइज, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस लाए हैं वो किसके लिए लाए हैं? फंक्शन चेंज करने के लिए। हमें फंक्शन को अलग करना है, हमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन चाहिए। तो ये जो है अब क्या कर सकता है? पानी का कंडक्शन कर सकता है। ठीक है, अच्छा, सेल, टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो गया? अगर सेल बड़ा हो जाए, है ना, ये भी क्या हुआ? डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल है। अगर आपके सेल वॉल में सेकेंडरी वॉल बन रहा है, लिग्निन और सेलुलोज का डिपोजिशन हो रहा है, तो सेकेंडरी वॉल का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ परफोरेशन प्लेट इन द वेसल। देखो यार, परफोरेशन प्लेट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वहां पर ये जो वेसल एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स में दो वॉल होते हैं, एक तो ये लेटरल वॉल, एक तो ये लेटरल वॉल, ठीक है, और दूसरा क्या है? ये एंड वॉल। एंड वॉल, और ये जो एंड वॉल है ना, यहां पर ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कौन है? पोर्स हैं। तो इसलिए एंड वॉल को हम क्या भी बोलते हैं? परफोरेशन वॉल। इसको क्या भी बोलते हैं? परफोरेशन वॉल। राइट, पोर्स हैं, तो ये जो परफोरेशन मतलब क्या हो गया? पोर। तो जिस प्लेट पर यहां पर पोर्स प्रेजेंट है उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? परफोरेशन प्लेट। ये कौन है? एंड प्लेट है वेसल का। अच्छा, इन वेसल, इसके अलावा डिपोजिशन की अगर बात करें, डिपोजिशन ऑफ स्यूबरिन एंड टैनिन्स इन द सेल। टैनिन और स्यूबरिन का डिपोजिशन कर दो यार तुम। ठीक है, तो स्यूबरिन, लिग्निन, है ना, टैनिन, इन सब का, टैनिन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मे बी एरोमेटिक, ठीक है, कुछ नॉन एरोमेटिक भी होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग जनरली रहते हैं टैनिन्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके जो ये निकोटीन वगैरह है, ठीक है, वो अल्कलॉइड टैनिन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सेक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज इन रूट कैप, ये आपने मॉर्फोलॉजी में सीखा ही होगा कि म्यूसिलेज का सेक्रेशन करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम लगे व्हेन द रूट इज पेनिट्रेटिंग इनसाइड द सॉइल। इसके अलावा लॉस ऑफ न्यूक्लियस इन द सीव ट्यूब। ऑब्वियसली न्यूक्लियस जो है पहले तो रहता है सीव ट्यूब के अंदर, बट धीरे धीरे मैच्योर होने के टाइम पर वो गायब हो जाता है, एंड दैट इज लॉस ऑफ न्यूक्लियस इन सीव ट्यूब। इज ऑल्सो स्पेशलाइजेशन, या क्या बोल सकते हो? डिफरेंशिएशन बोल सकते हो। अगर आगे की बात करें डी डिफरेंशिएशन, तो प्रोसेस ऑफ डी स्पेशलाइजेशन, देखो उल्टा आप कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि यहां पर हमारे पास एक सेल था जो कि कौन सा सेल था? डिफरेंशिएटेड सेल। और ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है, अब ये क्या कर रहा है? ये जो डिफरेंशिएटेड सेल है अब ये क्या कर रहा है? रीस्टार्ट डिवाइडिंग। ठीक है, तो आपको मैंने बोला था कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम डिवाइड कर लो और या तो तुम स्पेशलाइज हो जाओ। या तो तुम डिवाइड कर लो या तो तुम स्पेशलाइज हो जाओ। तो यहां पर अगर तुम डिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें वहां पर स्पेशलाइजेशन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन छोड़ना पड़ेगा, क्या बोल सकते हैं? डी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो फिर वो अगेन से रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। अब यहां पर नए सेल्स बनेंगे वापस से, यहां पर फिर से डिवीजन होगा, है ना, डॉटर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो सेल है डिफरेंशिएटेड सेल से ये जो सेल बनते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम, है ना। जो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने? डी डिफरेंशिएशन।
डी स्पेशलाइजेशन को हम क्या बोल सकते हैं? डी डिफरेंशिएशन। और ये जो डी डिफरेंशिएशन करके जो सेल्स बनते हैं, जो डिवाइडिंग सेल्स बनेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो जो इनिशियल ग्रोथ के टाइम पर मेरिस्टेम बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये वाले कब बनते हैं? फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, मतलब डायमीटर या गर्थ ऑफ प्लांट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो यहां पर यह चीज आपको ध्यान रखना है, डी स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, सो दे रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये चीज आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, कैम्बियम ये जो है स्पेशल मेरिस्टेम सेल्स होते हैं, दीज आर स्पेशल मेरिस्टेम सेल्स। ठीक है, स्पेशल मेरिस्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो कैम्बियम सेल्स हैं इनके पास हैव वैक्यूल। ठीक है, जनरली मेरिस्टेम के पास वैक्यूल नहीं होता, बट कैम्बियम के पास वैक्यूल होता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर ये हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, हेल्प इन सेकेंडरी ग्रोथ, ये जो चीजें हैं आपको सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती हैं कैम्बियम वाली। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कि वहां पर कुछ कैम्बियम सेल्स होते हैं लीफ के अंदर। ठीक है, लीफ के अंदर, लीफ का जो मार्जिन होता है वहां पर कुछ सेल्स होते हैं कैम्बियल सेल्स, और वो क्या करते हैं? लीफ का जो लैमिना है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो लोग प्राइमरी ग्रोथ ही कर रहे हैं, बट उसको हम क्या मानते हैं? एक तरह से कि डायमीटर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या मान लेते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ मान लेते हैं। तो खैर वो सारी चीजें आप अपने एनाटॉमी में सीखोगे, तो ये जो है यहां इस टॉपिक के लिए इररिलेवेंट है, बट डी डिफरेंशिएशन ये जो है आपको, हाँ बिल्कुल, ट्रैकेरी एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है आकाश। ट्रैकेरी एलिमेंट जो हैं उनका भी फॉर्मेशन जो है अभी मैं बताऊंगा, ऑक्सिन का ही फंक्शन है ट्रैकेरी एलिमेंट्स का जो है डेवलपमेंट। तो ये जो चीजें है ना, डिफरेंशिएशन, ट्रैकेरी एलिमेंट, जब भी आप स्पेशलाइज हो रहे हो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकेरी एलिमेंट? तो हम क्या बोलते हैं? ट्रैकेरी एलिमेंट डिवाइड नहीं कर रहे, ट्रैकेरी एलिमेंट का काम है कि मिलकर आपका वाटर का कंडक्शन करना। ठीक है, जैसे हमने बोला कि ट्रैकेरी एलिमेंट की अगर बात करें हम, तो अगर ट्रैकेरी एलिमेंट आपके दिमाग में आता है, यानी वहां पर आप बात कर रहे हो ट्रैकीड और ट्रैकीड प्लस वेसल की। ठीक है, ट्रैकेरी एलिमेंट जब तुमने बोला तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर ट्रैकीड और वेसल, और इनका जो फंक्शन है, ये देखो, एक तो ये डिवाइड नहीं करते, ठीक है, ये डिवाइड नहीं कर सकते, बट ये स्पेशलाइज्ड हैं, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन है इनका। तो स्पेशलाइजेशन है यानी ये क्या हुआ होगा? डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट्स हैं ये ट्रैकेरी एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम हो गया, ये सारे वर्ड जो हैं ये आप सीखोगे अपने उसमें, हाँ, एनाटॉमी में। अब आगे देख रहे हैं रीडिफरेंशिएशन यार, यानी फिर से री स्पेशलाइजेशन। यहां पर क्या वर्ड लगेगा? री स्पेशलाइजेशन। सिर्फ स्पेशलाइजेशन बोलना गलत होगा, री स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है यहां पर? कि यहां पर जो सेकेंडरी मेरिस्टेम वाला जो सेल होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम वाला जो सेल होगा, वो फिर से क्या करेगा? इसने ऑप्शन अब चूज किया है कि भैया अब हम जो डिवाइड करना फिर से बंद कर रहे हैं, यहां पर डिवीजन फिर से बंद होगा और स्पेशलाइज होंगे ये। और जब स्पेशलाइजेशन होगा तो ये फिर से क्या बनाएंगे? यहां पर परमानेंट टिश्यू, और इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, जो पहली बार बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। पीटी का मतलब क्या हो गया, परमानेंट टिश्यू। तो ध्यान रखना, जो प्राइमरी मेरिस्टेम से जो परमानेंट टिश्यू बनता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और यहां पर जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू जो है यहां पर बन रहा है। इसके अलावा यहां पर स्ट्रक्चरल, केमिकल, फिजिकल, ये तीन तरीके से स्पेशलाइजेशन होना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम्हारा क्या चेंज कर सकता है, या तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी चेंज होगा, या फिर तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री चेंज होगा, या फिर तुम्हारा फिजियोलॉजी चेंज होगा, है ना। हमारे जो मेन चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस के, तो ये जो चीजें हैं ये अगर चेंज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आप स्पेशलाइज करने वाले हो। इसके अलावा एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम लोग, तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू इनके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, है ना। जहां पर भी सेकेंडरी लग गया वो कौन है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल्स हैं, और जो डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड हैं। तो स्पेशलाइजेशन यहां पर क्या है, सेकेंडरी जाइलम क्या कर रहा होगा, पानी का ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी फ्लोएम क्या कर रहा होगा, पानी का ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, रीडिफरेंशिएशन के हैं। अच्छा, अब आते हैं डेवलपमेंट पर यार, ठीक है। तो आपको मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था कि हम लोगों के पास एक ऑप्शन था कि हम लोग सिर्फ डिवाइड करते और 6 फुट का एक बॉल बन जाता, 6 फुट का एक बॉल बनता और उस बॉल में सिर्फ सेल्स ही सेल्स होते, ठीक है। तो यहां पर एक तो वो ऑप्शन था, बट हमने वो चूज नहीं किया। हमने बोला कि नहीं, हम लोग अलग अलग सेल को डिफरेंशिएट कराएंगे, ठीक है। कुछ सेल्स से न्यूरॉन बनाएंगे, कुछ सेल्स से वहां पर क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक सेल्स बनाएंगे, कुछ सेल से वहां पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल को इनिशिएट करोगे। तो यानी हमने डिसाइड किया कि वी विल डिफरेंशिएट, है ना। तो हमने क्या किया, वहां पर एक तो सेल डिवीजन कराया, ये तो चल ही रहा था, ठीक है। सेल डिवीजन से क्या होता है, रिजल्ट्स इन ग्रोथ, ठीक है। बट साथ में अगर तुम डिफरेंशिएशन करा दो, अगर साथ में तुम डिफरेंशिएशन भी करा दो, यानी ग्रोथ के साथ डिफरेंशिएशन अगर आप कराते हो, तो दैट विल बी डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहां पर आप यह समझिए कि व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Development involves both growth as well as differentiation of certain cells, some cells, in order to get specialized. Differentiation मतलब specialization. मान लीजिए कि आपका एक डिवाइडिंग सेल था और वो कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूरॉन में, ठीक है, नर्व सेल में। अब वो क्या करेगा, इंपल्सेस का कंडक्शन आपको सेंस प्रोवाइड करता है, आपके अंदर इरेटिबिलिटी लाता है, कॉन्शियसनेस लाता है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है ये क्या हो गया, एक स्पेशलाइज्ड सेल हो गया, यानी तुमने अपने डिवाइडिंग सेल का क्या करा दिया, डिफरेंशिएशन। तो हमारे अंदर जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो हमें क्या बनाता है, स्पेशलाइज बनाता है, ठीक है। कुछ सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, कुछ सेल्स डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कुछ एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, है ना। तो समझो कि हर सेल का अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो डिफरेंशिएशन है, ये ही हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट इनिशिएट कैसे होगा, है ना। सवाल ये है कि भाई डेवलप तो करना है, स्पेशलाइज तो करना है, बट कोई ना कोई फैक्टर तो चाहिए। सेल को कैसे पता चलेगा कि यार अब हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। मान लो जैसे जाइगोट है ना। आप जब जाइगोट लेवल पे थे तो जाइगोट बेचारा डिफरेंशिएट नहीं करता, जाइगोट तो क्या करेगा, ग्रोथ करता है, ठीक है। वो डिवाइड करके वहां पर सेल्स बनाता है, ठीक है। प्लांट के अंदर भी वैसा ही होता है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ ग्रोथ होता है, सेल्स बनते हैं, डिवाइड करते हैं, बट फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होना चालू होते हैं, ठीक है।
तो स्पेशलाइजेशन जो आ रहा है, स्पेशलाइजेशन जो हो रहा है, वो किस चीज के रिस्पॉन्स में है? रिस्पॉन्स टू या तो एनवायरमेंट, या तो एनवायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज हो, ठीक है, जिससे वो सेल्स डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें, या तो फिर फेज ऑफ लाइफ है ना। अब मान लो कि एक एम्ब्रियो है, 16 सेल्ड है, फिर 32 सेल, फिर 64 सेल, तो अलग अलग स्टेजेस में जैसे जैसे वो ग्रोथ कर रहा है, तो धीरे धीरे उसके लाइफ के स्टेजेस बदल रहे हैं। जैसे याद करिए कि जब तक तुम 8 साल के थे तुम्हारी प्यूबर्टी नहीं थी, यानी अगर तुम रिप्रोड्यूस करना भी चाहते तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, बट एक टाइम आया, प्यूबर्टी आई, उसके बाद फिर तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। जब बच्चे थे तो आपके अंदर लिखने की एबिलिटी नहीं थी, चलने की एबिलिटी नहीं थी, बट धीरे धीरे तुम्हारे ऑर्गन्स ने स्पेशलाइज किया, ठीक है। वहां पर हो सकता है कि कहीं पर कार्टिलेज को बोन में कन्वर्ट कर लिया हो। तो यहां पर आप ये समझिए कि आपके अंदर, मतलब जब से तुम पैदा हुए हो या इवन जब से तुम जाइगोट लेवल पे हो, जाइगोट के बाद से तुम्हारे हर लाइफ स्टेज में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन आ रहा है, ठीक है। आपके सोचने की, समझने की जो शक्ति है वो हो सकता है बढ़ रही हो, है ना। वहां पर हो सकता है कि तुम्हारे बॉडी में जो ताकत है ना, जो आपके जो मसल्स हैं वो ग्रो कर रहे हो। तो आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली तुम्हारे अंदर बेसिकली जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो दो चीजों की वजह से आ रहे होंगे, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट में तुमने बोला दो फैक्टर्स हैं यार, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स और दूसरा फेज ऑफ लाइफ। ठीक है, बचपन, बड़े, फिर और बड़े, फिर और बड़े, फिर 6 फुट के हो गए, तो ये हो गया फेज ऑफ लाइफ। और एनवायरमेंट, कहां पर रह रहे हो। मान लो तुम रशिया में पैदा हुए होते तो तुम्हारी शक्ल थोड़ी अलग होती। अगर थोड़ा मान लो कि तुम चाइना में पैदा हुए होते तो तुम्हारी शक्ल जानते हो कैसी होती। मंगोलिया में पैदा हुए होते तो अलग शक्ल होती, ताइवान में पैदा हुए होते तो अलग शक्ल होती, है ना। ऑस्ट्रेलिया में होते तो अलग होती, अफगानिस्तान में होते अलग होती, पाकिस्तान का नहीं लेंगे हम लोग, है ना। मान लो अफगानिस्तान में होते तो अलग शक्ल होती। तो ऐसे ऐसे आप यूएस में होते तो अलग शक्ल होती, ठीक है। फ्रांस में होते अलग शक्ल होती, ठीक है। नाइजीरिया में होते तो बिल्कुल ही अलग शक्ल होती, है ना। तो मान लीजिए कि आप जो है अगर वैसे रह रहे हो, मान लो कि जैसे तुमने शादी की और तुम्हारे 2 जुड़वा बच्चे हुए, एकदम आइडेंटिकल ट्विंस हो गए मान लो, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दोनों के अंदर सेम डीएनए है, बट एक को रखा तुमने कहां पर, बिल्कुल कनाडा में, ठीक है, और दूसरे को रखा है तुमने एकदम नाइजीरिया के जंगल के अंदर, ठीक है। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि वो जो कनाडा में रखा है ना तुमने, कनाडा वाला, उसको तुमने पूरी फैसिलिटी दी है और एकदम अच्छे से रह रहा है। वो कहां पर रह रहा है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पार है ना, उस तरफ है, नॉर्दर्न साइड में। तो उसका जो एनवायरमेंट है वो अलग है। और ये जो नाइजीरिया के जंगलों में रह रहा है, एकदम मतलब जिसको बोलते हैं एकदम रफ एंड टफ, जंगली जिसको बोलते हैं। तो जब 20 साल बाद आप इनसे मिलोगे तो ये दोनों आइडेंटिकल ट्विंस आपको अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना। यहां पर इनके बॉडी में जो चेंजेस आए हैं वो किसके रिस्पेक्ट में आए हैं, एनवायरमेंट के। कनाडा वाला जो है थोड़ा सा गोरा होगा, है ना, और फिजिकली वीक होगा। और जो नाइजीरिया के जंगलों में पल रहा था वो थोड़ा सा, उसका जो स्किन है वो डार्क होगा, बट उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो कैसा है, अब वो बिल्कुल एकदम मतलब कि वहां के मलेरिया वाले मॉस्किटो से इम्यून हो चुका है ना। उसको सर्वाइवल के लिए डेली के डेली वहां पर शिकार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वहां पर उसने स्ट्रेंथ डेवलप कर ली है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो डिफरेंसेस, वो जो डेवलपमेंट है वो किस वजह से आ रहा है, एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में आ रहा है। फेजेस दोनों में वही होंगे, है ना। पहला चाइल्डहुड आएगा, फिर वहां पर प्यूबर्टी आएगी, फिर वहां पर एडोलेसेंस आएगा, एडोलेसेंस के बाद फिर यूथ आएगा, एंड यूथ के बाद फिर फाइनली सेनेसेंस आ जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एनवायरमेंट है
यहां पर एनवायरमेंट, दो तरह का एनवायरमेंट हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट और इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल जो है इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पर जैसे मान लेते हैं कि टेम्परेचर, ठीक है, वहां की ह्यूमिडिटी, ठीक है, वहां पर रेनफॉल कितना हो रहा है, ठीक है, वहां पर सॉइल कैसा है ना, ये भी, ठीक है, ये सब डिटरमाइन करेगा तुम्हारा जो बॉडी टाइप है। ठीक है, तो तुम्हारी बॉडी कैसी बनेगी वो सारे इन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, यानी बेसिकली वहां के क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर इंटरनल्स की बात करें तो दो इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, एक आपका जीनोटाइप, ठीक है, एक आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, आपके डीएनए का कॉम्पोजिशन कैसा है वो चीज आपको यहां पर पता चलेगा। दूसरा, जीनोटाइप के साथ साथ वहां आपको फाइटो हॉर्मोन्स, अगर हम लोग प्लांट की बात करें, ठीक है, तो प्लांट बोलो या एनिमल बोलो, हमारे अंदर क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। तो एक तो हमारा डीएनए और दूसरा हमारे हॉर्मोन्स, ये हो गए इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ये भी इफेक्ट करते हैं हमारे फिजिकल अपीयरेंस को। ठीक है, हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो हमारा जो डेवलपमेंट है, वो इन दोनों एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और फेज ऑफ लाइफ कौन से हो गए, ये तो हो गया एनवायरनमेंट। फेज ऑफ लाइफ क्या हो गया, एक तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं आप जुवेनाइल स्टेज, ठीक है, एकदम यंग, एकदम बचपना, और दूसरा एडल्ट फेज। ठीक है, तो ये दो फेज ऑफ लाइफ हैं, जुवेनाइल और एडल्ट फेज, जहां पर चेंजेस आते हैं। आपकी बॉडी, आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि आपके वॉइस में चेंज आया है, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आया है, ठीक है, आपके बिहेवियर में चेंज आया है। ये सारी बातें जो हैं यहां पर आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहां पर एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। देखो हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया है मेरिस्टेमेटिक सेल से। मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर देखो एक सेल था, इस सेल के अंदर पहले क्या हो रहा है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, यानी यहां पर सेल का साइज बढ़ेगा। ठीक है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब क्या हो गया, सेल का साइज बढ़ रहा है, देखो प्लाज्मा बढ़ गया। इसके बाद फिर यहां से क्या हुआ कि देखो सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, ये जो सेल डिवाइड करेगा तो यहां पर आपको दो डॉटर सेल्स मिलेंगे। देखो क्या हुआ, पहला एक हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या होना है, सेल डिवीजन होना है। ठीक है, और सेल डिवीजन में आप जानते हो कि प्लाज्मा का ग्रोथ होता है। ठीक है, ड्यूरिंग G1, S और G2, इस टाइम पे, इंटरफेस के टाइम पर वहां पर प्लाज्मा का ग्रोथ होता है। और ये जो प्लाज्मा का ग्रोथ हो रहा है, और उसके बाद फिर ये जो सेल है ये डिवाइड कर जाएगा और दो डॉटर सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक मेरिस्टेमेटिक सेल ये डिवीजन कर रहा है ना, ऐसे डिवाइड कर रहा है। तो एक साइकिल ये हो गई तुम्हारी सेल डिवीजन की। हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ। कैसे हो रहा है, सेल डिवीजन प्लस डिफरेंशिएशन। तो हमने एक चीज तो देख ली इस फ्लो चार्ट में कि यहां पर सेल डिवीजन हो रहा है, और अब दूसरा पार्ट देखेंगे, डिफरेंशिएशन। दूसरा पार्ट क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस में आप देखोगे कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन में सबसे पहले क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल के पास एक ऑप्शन ये रेड वाला था, और एक ऑप्शन यहां पर ये वाला है कि वो अब क्या कर रहा है, इलोंगेशन। सबसे पहले इलोंगेशन करेगा। इलोंगेशन में एक तो सेल इलोंगेशन है, इसके अलावा वैक्यूलेशन। वैक्यूल का साइज इंक्रीज करता है, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वैक्यूल का साइज इंक्रीज करेगा तो सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेज जो है वो क्या है, मैच्योरेशन। ठीक है, दूसरा स्टेज जो है वो क्या है,
मैच्योरेशन है। ठीक, तो पहला स्टेज हो गया इलोंगेशन, दूसरा स्टेज हो गया मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद हमें जो सेल मिलता है वो क्या मिलता है, मैच्योर सेल। और मैच्योर सेल से फिर क्या होता है, डेथ। उस सेल की क्या होगी, डेथ। और डेथ से पहले यहां पर क्या आ रहा है, सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, एजिंग, बुढ़ापा। ठीक है, तो ये जो मैच्योर सेल है, जैसे एडल्ट सेल, जैसे मैं हूं, अभी मैं कौन हो गया, अडल्ट ऑर्गेनिज्म हो चुका हूं। अब मेरे अंदर फर्दर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इधर नहीं आएगा मेरा मेरा जो है प्रोसेस जो है वो किधर चल रहा है, सेनेसेंस की तरफ चल रहा है। और सेनेसेंस के बाद फिर अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ होगा। तो ये जो चीज है, ये जो एक चीज है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर ऑर्गेनिज्म के केस में ये होता है, एक्सेप्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये वाला प्रोसेस नहीं होता, वहां पर क्या होता रहता है, सिर्फ डिवीजन 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 डिवीजन। तो आपको लगेगा कि एक सेल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया, वहां पर डेथ नहीं हुआ। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को छोड़कर हम क्या कहते हैं कि बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, मॉर्टल हैं, है ना, मरेंगे, क्या होगा, मॉर्टल हैं। है ना, तो मतलब वैसे ही मरना है। ठीक है, बट लोग फिर भी एक दूसरे को पीटते रहते हैं, मारते रहते हैं। ठीक है, तो मरना वैसे ही है एक टाइम के बाद, बट उसको जो है और ज्यादा, है ना, आप अभी देखोगे पूरे वर्ल्ड में हर जगह लगभग मान के चलिए कि सिविल वॉर चल रहा है ना, हर जगह के लोग जो है नाखुश हैं। इंडिया में देखो, वहां पे भी लोगों को परेशानी है हर चीज से। फिर थाईलैंड में जाओगे, वहां पे भी, हर फ्रांस जाओगे, वहां पे भी लड़ाई चल रहा है। तो आप कहीं पे भी चले जाओ ऑल ओवर इंडिया, उनको सबको, मतलब आप क्योंकि बायोलॉजिकल स्टूडेंट हो, तो एक तो देखो अपना एक तो काम है, पर्पस है नीट क्वालिफाई करना, वो एक पर्पस है, बट उसके अलावा भी हमारा पर्पस है कि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट एंड बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, हमें ये तो पता ही रहना चाहिए कि अल्टीमेटली देयर इज अ कंडीशन वेयर विल लीड टू दिस कंडीशन। तो अपने को क्या ही, मतलब उसमें जो ये वाला जो टाइम है ना, ये थोड़ा सा खुशी खुशी बीतना चाहिए विद अ स्माइल, राइट। तो ये जो है थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, ये फ्लो चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट में देखिए 3 स्टेजेस आएंगे, ए बी, पहला क्या है, एक्सपेंशन, दूसरा क्या है, मैच्योरेशन, और तीसरा सी जो पार्ट है ये क्या है, सेनेसेंस है। तो डिफरेंशिएशन में टोटल 3 पार्ट्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अब बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स और रेगुलेटर्स। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या रेगुलेटर्स। ये जो है इनको, या आप फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हो, इनको हम क्या भी कहेंगे, फाइटो हार्मोन्स भी कहेंगे। ठीक है, फाइटो हार्मोन्स, प्लांट के अंदर मिलने वाले हार्मोन्स, राइट। तो 5 मेजर टाइप के हैं ये लोग। ठीक है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एबीए। ठीक है, ये कैसा भी लिखा रहता है, एबीए। ठीक है, ये जो है ये कैसा है, गैशियस है। अच्छा एक बात बताओ, कमेंट में एक बात बताओ कि अगर इथाइलिन प्लांट के अंदर मूव करना चाहे, ठीक है, इथाइलिन जो है अगर प्लांट के अंदर मूव करना चाहे तो कैसे मूव करेगा, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट विल बी डन बाय इथाइलिन, जल्दी बताइए। What will be the type of transport performed by ethylene inside plant?
अरे बोलो, हो जिंदा या नहीं हो ये तो बता दो। चलो ये छोड़ो, आंसर छोड़ो, इथाइलिन प्लांट के अंदर कैसे मूव करेगा ये छोड़ो, बस तुम ये बताओ जिंदा हो या नहीं हो, पहले ये क्लियर करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, 15 मिनट बचा है, ऑक्सीजन कंप्लीट करना है। हैं? अरे आसान वाला बताया करो यार। नास्टिक मूवमेंट इतना डिफिकल्ट क्यों चले गए हैं? मेरी शक्ल देख के तुम्हें डिफिकल्ट चीजें क्यों याद आती है? सिंपल चीजें है ना, मासूम मास्टर है तुम्हारा, सिंपल बातें बताओ। अभी तक जो हमने सीखा है उसमें से बताइए कि इथाइलिन किस तरह का, चलो हिंट दे देता हूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा या फिर सिंपल डिफ्यूजन करेगा? जल्दी बताओ, इथाइलिन किस तरह का ट्रांसपोर्ट करेगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन या फिर सिंपल, फैसिलिटेटेड या एक्टिव? जल्दी बोलो। अब देखो यहां पर, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा जो पढ़ने का जो तरीका है ना वो अभी भी गलत चल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर जो हमने पढ़ा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही बात है, चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम एक आंसर आया है यार, सही में एकदम दिल बैठ जाता है, कसम से बोल रहा हूं, एकदम दिल बैठ जाता है। चलो 2 लोगों का आंसर आया है, 3 का आ गया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, जैसे हम लोग जब बाइक चलाते हैं, जैसे लॉन्डो या जो लड़कियां हैं, जब हम लोग बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो उसकी जो स्पीड है ना, वो हम लोग तभी बढ़ाते हैं जब हमें उस बाइक पर ट्रस्ट हो, है ना। अगर मेरे को पता है कि ये बाइक जो है ये मैं जब चाहूंगा तब ब्रेक मारूंगा, जब चाहूंगा तब एक्सेलरेट कर दूंगा, अगर मुझे उस पर ट्रस्ट होगा तो मैं उसको 160 पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, 160 पर उस बाइक को लेकर जा सकते हैं। बट अगर मुझे उस बाइक पर विश्वास ही नहीं है तो मैं उस बाइक को मैक्सिमम कितने पे चलाऊंगा? 20 पर चलाऊंगा, ठीक है। तो आप बाइक हो और मैं चलाने वाला हूं, तो आप पर ट्रस्ट होना मेरा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा कि आप जो है, आपके जो सीखने का जो तरीका है वो सही चल रहा है, तब तक हम लोग मतलब कि 160 वाली कंडीशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। और अभी के टाइम पर 160 पर पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, जैसा कि आपने देखा है रिजल्ट के अंदर। तो आप कैसे मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा मेंटेन करिए, है ना। मैं आप पर विश्वास करता हूं कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होगे, और एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंपल डिफ्यूजन is the only method of transport of gases। थोड़ा सा हो सकता है कि यहां पर वर्ड्स इधर उधर हुए हो, बट लगभग ऐसा, मतलब यही मतलब है जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। तो आप समझिए कि अगर आप सिंपल चीजों पे ही हार जाओगे तो फिर डिफिकल्ट चीजों पर कैसे काम करोगे, है ना। तो ये जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारे जब भी प्लांट के अंदर, इनसाइड प्लांट्स, इन प्लांट्स के अंदर की बात कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर कोई भी गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, है ना, नाइट्रोजन, कोई भी गैस अगर हम लोग ले रहे हैं, तो वो गैस का जो मूवमेंट होगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा, वो कैसे होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इथाइलिन जो है कैसे मूव करेगा, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है गैशियस लिखने के बाद आपसे मैंने पूछा कि बताओ इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, तो क्या बताओगे? इट विल मूव बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए यहां पर आपका बन गया। अब इसमें से ये जो हैं ये ग्रोथ बढ़ाने वाले लोग हैं, ठीक है। इथाइलिन जो है कुछ केसेस में ग्रोथ बढ़ाता भी है और कुछ केसेस में ग्रोथ कम भी करता है, ठीक है। दोनों पर्पस
हो सकता है। ABA का जो काम है इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ये ग्रोथ को कम करता है। ठीक है, ये कौन है? स्ट्रेस हार्मोन है। बट कुछ लोग होते हैं ना, ABA को गलत नजरों से देखते हैं। ये जो है ना, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये ग्रोथ को तब कम करता है, ये ग्रोथ को तब कम करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस। है ना, जब प्लांट जो है वो मुश्किल में है तब ये ग्रोथ कम कर देता है, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो स्ट्रेस में हमें, इमरजेंसी सिचुएशन में हमें एनर्जी लगानी होती है स्ट्रेस वाली जगह पर, तो अपन जो है ग्रोथ नहीं कर सकते। इसलिए ABA यहां पर हेल्प करता है। अगर ABA तुम रिमूव कर देते हो, इफ ABA इज रिमूव्ड, ध्यान रखना, इफ ABA is not synthesized during stress, plant will not survive। ठीक है, ये स्ट्रेस किस चीज का हो सकता है? वाटर स्ट्रेस हो सकता है ना, टेम्परेचर स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, इंजरी हो सकती है, इंजरी स्ट्रेस हो सकता है। तो ये यहां पर इस तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं। तो ABA जो है इसको गलत आंखों से नहीं देखना है। ABA जो है ये हमारे प्लांट के लिए अच्छा होता है। ये अगर नहीं होगा तो प्लांट वैसे ही मर जाएगा। तो मरने से अच्छा है कि ग्रोथ कम कर दी जाए, मरने से अच्छा है कि ग्रोथ कम कर दी जाए। और वो काम कौन करता है? ABA करता है। समझ में आ रहा है? इथाइलिन भी, जहां पर भी आप देख रहे हो कि ग्रोथ कम हो रहा है ना, ग्रोथ कम करने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि वहां पर सर्वाइवल को इंक्रीज करना। Why do we decrease the rate of growth? We decrease the rate of growth during stress conditions to avoid death। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दो बच्चों का सही था। ठीक है, दो बच्चों का सही था। चलो आगे की बात करते हैं। अब हम सबसे पहला हार्मोन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्सिन। ठीक है, क्या है? ऑक्सिन्स। अब देखो यहां पर ऑक्सिन्स, ऑक्सिन का मतलब ही क्या होता है? ग्रोथ। अच्छा अब जो है ना, अब से जो है देखो डिजिटल में पहले मेरा भी पहली ही बार था, तो स्टार्टिंग में जो नोट्स बनाए थे स्लाइड्स में वो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं अलाइन किए थे। बट अब आप एक जनरल ट्रेंड देखोगे, मैं आपको बता देता हूं ताकि जब आप इसको पढ़ो तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो, है ना, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए व्हेन यू रीड दीज स्लाइड्स। तो देखो यहां पर जहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा ना, उसको मैंने डार्क किया हुआ है, थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है डार्क ब्लैक से। ठीक है, जो चीजें ग्रीन के अंदर है ये सिर्फ समझने के पर्पज से हैं, दीज आर नॉट रिक्वायर्ड इन योर एग्जाम। बस समझने, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। कोई टर्म होगा ग्रीन, जब भी ग्रीन बॉक्स आपको दिख जाए तो वहां पर कोई चीज एक्सप्लेन किया होगा, कोई ऐसा वर्ड जो बाकी नोट्स में आपको दिख रहा है, उस वर्ड को याद नहीं करना है, बस उसको समझ के छोड़ देना है। तो ग्रीन बॉक्स इज जस्ट फॉर हेल्पिंग यू। ठीक है, इसके अलावा जहां पर भी आपको डार्क थोड़ा सा दिखाई दे, तो जब आप रिवाइज कर रहे हो, देखो एक होता है फर्स्ट रीडिंग, और फर्स्ट रीडिंग के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है समझना, और फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिवाइज करना। तो रिवीजन के टाइम पर आप कम से कम ये ध्यान रखो कि आपको सिर्फ ये डार्क वाले वर्ड्स को पढ़ना पड़े। ठीक है, जैसे यहां पर ये उस पूरे स्लाइड में हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, इंडोल, डार्विन, कैनरी ग्रास, वेंट, है ना, तो इनको देखकर ही आपको याद आना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, वो हो गया रिवीजन। ठीक है, बिना देखे। तो सबसे पहली चीज है कि ऑक्सिन जो है ये इंडोल डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, देखिए आपके सिलेबस में नहीं है इंडोल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं,
बट आप ये एटलीस्ट वर्ड याद रख लो यार, इंडोल डेरिवेटिव्स। ऑक्सिन्स क्या होते हैं? इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं। इंडोल टर्म उसके केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, वीक है, क्योंकि यहां पर कौन सा ग्रुप होता है? COOH ग्रुप होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड यहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये स्लाइटली वीकली कैसे होते हैं? एसिड्स होते हैं। डार्विन ने क्या बताया था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैनरी ग्रास पर, जिसका साइंटिफिक नेम है फैलरिस कैनरेंसिस, ठीक है। तो कैनरी ग्रास पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डार्विन अंकल ने। वेंट ने क्या किया था? ऑक्सिन डिस्कवर किया था, ये नाम भी उन्होंने दिया है, वेंट ने ही। कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग इन्होंने कहां पर किया था? कैनरी ग्रास पर। यहां इन्होंने किस पर किया था? ओट सीडलिंग पर किया था, ठीक है, ओट सीडलिंग पर इन्होंने ये काम किया था। अब इसको एक चीज समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ वेंट के बारे में ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज टाइप में। वेंट ने ओट कोलियोप्टाइल्स को कट किया था, ये चीज हम अभी देखेंगे। अगार ब्लॉक्स को उन्होंने रखा था और इनको एक केमिकल लगा कि कोई केमिकल है और वो केमिकल यहां पर कुछ इफेक्ट शो कर रहा है। उसको केमिकल को उन्होंने क्या बोला? केमिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। और वो केमिकल इन्फ्लुएंस बाद में उसका नाम क्या पड़ा? ऑक्सिन। इन्होंने खुद ही नाम दिया था ऑक्सिन, ठीक है, ये चीज। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पर ऑक्सिन IAA, यहां पर एक ऑक्सिन IAA was derived from ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन के यूरिन से निकाला था पहली बार IAA को, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वेंट अंकल का जो एक्सपेरिमेंट है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा क्या किया था इन्होंने, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लें। FW वेंट कट ऑफ tips of oat coleoptiles and placed them on small agar blocks and let them allow the chemical influence to diffuse into agar. He isolated auxins in agar block. He then placed these agar blocks on one side of freshly decapitated coleoptiles. He observed that coleoptiles grew and bent away from side on which block was placed. Wendt named this chemical influence responsible for phototropic response as auxin. अब चलो, ये तो देखो, ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट पर मेरा थोड़ा सा विश्वास कम रहता है, ठीक है, स्टेटमेंट पर विश्वास थोड़ा मेरा कम रहता है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या डायग्रामेटिकली, आपको पता ही होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो डायग्राम्स को ज्यादा दिन तक याद रख सकता है। तो मान लो कि हमने क्या किया, घास लिया, ये क्या हो गए? ये हो गए आपके फाइब्रस रूट्स। ये क्या है? ग्रास है। ओट आप जानते ही हो कि है ना, वेट लूज करने के लिए लोग खाते हैं ओट्स, जो हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ओट जो है, और इसका जो टिप है इसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल, है ना। अगर मैं आपको याद दिलाऊं इसके बचपन की कहानी, तो बचपन में याद करिए कि यहां पर बचपन में ये इसके बच्चे की शक्ल दिखाई है तुम्हें, ओट का बच्चा, ठीक है, ये दिखाया है तुम्हें इम्ब्रियो। इम्ब्रियो में आपको दिख रहा होगा ये एक लार्ज कॉटिलेडन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूटलम, है ना। एक छोटा कॉटिलेडन, स्मॉल, रूडिमेंट्री, किसी काम का नहीं है।
कॉटिलिडन, जिसको हम कहते हैं एपिब्लास्ट। इसके अलावा यहां पर ये जो आप दिख पा रहा है आपको, ये क्या है, एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस में ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, प्लीम्यूल। और ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, एम्ब्रियो एक्सिस में ये जो नीचे नीचे और ऊपर का मतलब क्या है, ये वाली जगह, ये देख रहे हो आप, जहां पर दोनों कॉटिलिडन अटैच हैं, इसको हम क्या बोलते थे, कॉटिलिडनरी नोड। है ना, नोड क्या होता है, नोड वो जगह होता है जहां से लीफ निकलता है। तो इस नोड से दो पत्ते निकले, एक बड़ा पत्ता एक छोटा पत्ता। छोटा पत्ता रुडिमेंट्री हो गया, किसी काम का नहीं है। बड़े पत्ते को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटलम, जिसके अंदर खाना स्टोर किया गया है। ये जो पार्ट है, जो कॉटिलिडनरी नोड के नीचे वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं बोलो, इसको हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो घास वाली जो फैमिली है, ठीक है, जो घास वाली जो फैमिली है, उस घास वाली फैमिली में प्लीम्यूल एंड, घास की फैमिली में प्लीम्यूल एंड रेडिकल आर कवर्ड, है ना, बाय प्रोटेक्टिव, यहां पर ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। और ये जो इधर वाला जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवर ऑफ रेडिकल इज कोलियोराइजा। डन है। तो यहां पर ये जो चीज है आपको कोलियोप्टाइल बताने के लिए कि कोलियोप्टाइल का मतलब क्या है, तो कोलियोप्टाइल मिलेगा कहां पर आपको, कोलियोप्टाइल मिलेगा एकदम टिप पर। ठीक है, कोलियोप्टाइल जो है वो कहां पर मिलेगा, एकदम टिप पर मिलेगा आपको। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसको डीकैपिटेशन करते हैं। व्हाट इज डीकैपिटेशन, रिमूवल ऑफ टिप। टिप को हटा देते हैं। ठीक है, डीकैपिटेशन मतलब कैप हटा देते हैं। कोलियोप्टाइल क्या हो गया, एक कैप हो गया, दिस कैप इज रिमूव्ड एंड दिस इज डीकैपिटेशन। और जब आप ऐसे करोगे तो यहां पर एक आपका क्या आ जाएगा, स्टॉक, स्टंप, सॉरी स्टंप। और एक ये जो है, ये क्या हो गया, कोलियोप्टाइल टिप। अब वेंट अंकल ने क्या किया, वेंट ने क्या किया कि ये जो टिप था, कोलियोप्टाइल टिप, इसको रख दिया किसके ऊपर, अगार ब्लॉक के ऊपर। ये क्या हो गया, अगार ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है, एक फाइकोकोलॉइड है। मतलब ये एक ऐसा कोलॉइडल सल्यूट है जो कहां पर मिलता है, एल्गी में मिलता है। रेड एल्गी में आपको मिल सकता है ना फाइकोकोलॉइड्स, या फिर ब्राउन एल्गी में मिल सकता है। अलग अलग एल्गी में अलग अलग फाइकोकोलॉइड्स मिलते हैं। तो जैसे अगार की अगर बात करें, अगार जो है वो कहां पर मिलता है, रेड एल्गी में। ठीक है, अगार जो है ये एक ऐसा फाइकोकोलॉइड है जो रेड एल्गी में मिलता है। अब जब तुम इसको रख दोगे तो यहां पर वेंट ने बोला कि देयर इज सम केमिकल इन्फ्लुएंस जो कि बनता है टिप पर, बट वो ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में नीचे आता है। ठीक है,
तो यहां पर इन्होंने क्या बोला कि सम केमिकल इन्फ्लुएंस डिफ्यूज, जानते हो डिफ्यूजन का मतलब फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम कोलियोप्टाइल टिप टू अगार। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन हो रहा है ना, ये जो डिफ्यूजन हुआ, इसकी वजह से अगार के अंदर वो केमिकल इन्फ्लुएंस आ जाएगा, अगार के अंदर वो केमिकल इन्फ्लुएंस यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये जो अगार ब्लॉक है, इस अगार ब्लॉक को हम लोग स्टंप के ऊपर रखेंगे, है ना, ये जो कटा हुआ जो पार्ट है ना, ये जो डीकैपिटेटेड स्टेम होता है, डीकैपिटेटेड स्टेम को हम क्या बोलते हैं, स्टंप। ठीक, तो मान लो स्टंप पर हमने ये ब्लॉक रखा, ये कौन हो गया, स्टंप, और इसके ऊपर हमने ब्लॉक रखा, मान लो इधर रखा ऐसे, एक तरफ रखा मतलब, ठीक है भाई। देखो एक तरफ का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका साइड वन, मतलब सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल ऑर्गन है ये स्टेम, ठीक है। तो एक तरफ तुमने रखा, यानी एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया, है ना। अगर हम लोग 2 डायमेंशनली माने इंस्टेड ऑफ 3 डायमेंशनल, तो ये हो गया एक साइड और ये हो गया दूसरा साइड। अगर हाथ की बात करें तो देखो सिलिंड्रिकल है, बट ये हो गया एक साइड और ये हो गया दूसरा साइड। तो हम लोग जो अगार ब्लॉक रख रहे हैं वो किधर रख रहे हैं, एक साइड की तरफ रख रहे हैं, यानी इसका जो इफेक्ट होगा, इस अगार ब्लॉक का जो इफेक्ट होगा वो इस साइड पर पड़ेगा, इस साइड पर नहीं पड़ेगा। तो यही चीज यहां पर देखने को मिली कि देखो ये जो केमिकल इन्फ्लुएंस है, इसकी टेंडेंसी है डिफ्यूज करने की, ठीक है। तो यहां पर देखो आपको क्या मिल रहा है, केमिकल इन्फ्लुएंस डिफ्यूज टू वन साइड, ठीक। और ये जो कंडीशन, ये जो कहानी हुई, इसकी वजह से जो फाइनल प्लांट देखने को मिला वो कुछ ऐसा था। ये देखो, ये हमारा कौन हो गया, स्टंप, और ये वाला जो साइड है जिधर हमने रखा था, अटैच कर दिया था अगार, ये क्या था, अगार ब्लॉक, और इधर ऑक्सिन, ठीक है। साइड वेयर chemical influence has deposited, show growth। यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिला, देखो ये वाला, इसका ग्रोथ हो रहा है, बट इस साइड पर जिधर ऑक्सिन नहीं था या केमिकल इन्फ्लुएंस जिधर नहीं था, साइड वेयर केमिकल इन्फ्लुएंस was absent did not show growth। तो एक साइड है जो ग्रोथ शो कर रहा है, एक साइड जो ग्रोथ शो नहीं कर रहा है। तो यहां पर इस दोनों की वजह से
ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। डिफरेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या? डिफरेंट ग्रोथ, एक सरफेस पर अलग ग्रोथ है, एक सरफेस पर अलग ग्रोथ है। इस वजह से यहां पर कर्वेचर इज सीन। कर्वेचर मतलब क्या? ये जो टर्न है, ये जो टर्न है, ये जो टर्न हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर, है ना। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, ठीक है, इस सीन। अब खास बात यह है कि जो कर्वेचर आया है, ठीक है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो ग्रीन बॉक्स है, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि कोलियोटाइल ग्रो करता है एंड बेंड अवे फ्रॉम साइड ऑन विच ब्लॉक इज प्लेस्ड। जिधर ब्लॉक रखा हुआ था, जिधर ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, उसके ऑपोजिट साइड में ये बेंड कर गया। इस तरफ मान लो इधर ब्लॉक रखेंगे तो ऐसे कर्वेचर शो होगा, है ना, और अगर ऐसे ब्लॉक रखेंगे तो ऐसे कर्वेचर शो होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जिधर आप ब्लॉक रखोगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्वेचर शो होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कर्वेचर का रीजन क्या है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये जो केमिकल इन्फ्लुएंस है, ये जो केमिकल इन्फ्लुएंस है, देयरफॉर केमिकल इन्फ्लुएंस responsible for growth, for growth, responsible for growth, ठीक है। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये केमिकल इन्फ्लुएंस। तो इस केमिकल इन्फ्लुएंस को वेन टंगल ने नाम दिया क्या? ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन ग्रीक वर्ड है, ऑक्सिन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। तो केमिकल इन्फ्लुएंस का नाम क्या दिया गया? ऑक्सिन, एंड ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्वेचर ऑफ द प्लांट टिप, ठीक है। तो इतनी बातें, ये जो हिस्टोरिकल बात है, ये चीज आप जो है ध्यान करके आओगे, ये इतना आप पढ़ के आना। और बाद में ये भी ध्यान रखना कि जो ऑक्सिन उन्होंने सिर्फ नाम दिया, ऑक्सिन को सही तरीके से उसका जो सही केमिकल स्ट्रक्चर है वो आइसोलेट नहीं कर पाए थे। उसको आइसोलेट दूसरे लोगों ने किया, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया, 3-4 लोग थे, और वो कहां से निकाला? यूरिन से, ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा। अब पेलेग्रा नहीं बताऊंगा कि कौन से विटामिन डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। आप खोजोगे पेलेग्रा कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, इतना आप करके आइएगा। क्या क्या सीखा हमने आज? हमने सीखा है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस। जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? 2 तरीके का हो सकता है, एनवायरमेंटल डिफरेंशिएशन, एनवायरमेंटल। अच्छा, एक चीज रह गई है, प्लास्टिसिटी, है ना। प्लास्टिसिटी अगले लेक्चर में देख लेंगे हम लोग। तो 2 तरह का कंडीशन है, एनवायरमेंट की वजह से डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 2 बातें हम लोग सीखेंगे प्लास्टिसिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।